नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ प्राइस प्राइस मैकेनिज्म, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। तो फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म क्या है? उसमें सब 3 फंक्शंस हैं, 1 2 3। मैंने अभी आपको बुक में से भी दिखाया, बुक में से ही पढ़ना है, और किसी बुक में आपको ये चीज़ें मुश्किल से ही मिलेंगी, इसलिए आपने करनी भी यहीं से ही है। तो ये सिग्नलिंग है पहला, और दूसरा क्या है? रैशनिंग। तो रैशनिंग रैशनिंग का मतलब है एलोकेटिंग, और तीसरा है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग को कहते हैं इंसेंटिवाइजिंग। तो INCENTIVISING, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट देना होता है। तो सिग्नलिंग ये फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म या फंक्शंस ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ये सारा नाम ऊपर मैंने बताया आप लोगों को कि मार्केट क्या, फंक्शंस ऑफ द मार्केट भी कह सकते हैं आप, फंक्शंस ऑफ द मार्केट, यानी इसी सवाल को आप फंक्शंस ऑफ मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है ना जी? फंक्शंस ऑफ द मार्केट भी कह सकते हैं। तो ठीक हो गया, फंक्शंस ऑफ द मार्केट। ओके, अब इसमें पहला ये है कि सिग्नलिंग है। जैसे आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे, ये वही सिग्नल है। यहाँ पर प्राइस सिग्नल देती है, यहाँ पर प्राइस सिग्नल देती है बायर्स को, यहाँ पर प्राइस सिग्नल देती है सेलर्स को। क्या सिग्नल देती है? जो आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़े थे, कहाँ पे है वो सिग्नल? ये मैंने आपको समझाए हैं। ये है जी वो सिग्नल जो कि प्राइस देती है। ये देखें, प्राइस ने सिग्नल दिया, ऊपर की तरफ गई तो डिमांड उसके मुताबिक हो गई। समझ आ गई? प्राइस की कम होने से डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, तो मतलब बढ़ गई। अब ये प्राइस सप्लाई को भी सिग्नल देती है। सप्लाई, डिमांड प्राइस को सिग्नल दे रही है, सप्लाई प्राइस को सिग्नल दे रही। ये सारा सिग्नलिंग है। जब कीमत सिग्नल देती है सेलर को कि वो ऊपर जाती है तो सेलर सप्लाई बढ़ाता है। जब कीमत नीचे जाती है, सिग्नलिंग नीचे की तरफ होती है, तो सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है ना जी? इधर जब प्राइस हाई होती है तो ये डिमांडर्स को या बायर्स को सिग्नल देती है कि प्राइस बढ़ चुकी है, आप डिमांड को कम कर दीजिए। ठीक है ना? तो ये सिग्नलिंग है कि क्या करना है वहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे वुड बिहेव। ये समझ आ गई बात? पहली बात सिग्नलिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये था प्राइस सिग्नलिंग, जिसमें प्राइस सिग्नल देती है बायर्स और सेलर्स को, और वो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक बिहेव करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस जो है वो सिग्नल भेजती है बायर्स को भी और सेलर्स को भी। समझ आ गई बात? तो ये सिग्नल डिमांडर को भी दे दिया, सेलर को भी दे दिया। कैसे दिया वो आपको पता है कि प्राइस डिमांड को नेगेटिवली इफेक्ट करती है और प्राइस सप्लाई को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। ठीक है ना जी? लेकिन लेकिन जो डिमांड है वो प्राइस को क्या करती है? वो पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, लेकिन जो सप्लाई है वो प्राइस को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है, फिर डिमांड कैसे प्राइस को इफेक्ट करती है।
इसी तरीके से प्राइस सप्लाई को कैसे अफेक्ट करती है और सप्लाई प्राइस को कैसे करती है, ये सिग्नलिंग है। और ये सिग्नलिंग यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया है कि ये है, ये वाला सारा, ये जो अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये वाला, ये सारी चीज़, ये है चारों चीज़ें, ये चारों चीज़ें प्राइस सिग्नलिंग में आ जाती हैं। और इसकी को मैंने ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, ठीक हो गया। ये वाली चीज़, ये प्राइस सिग्नलिंग आ गई आपके पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रैशनिंग। रैशनिंग का मतलब होता है एलोकेट करना। तो इसमें क्या होता है कि कम कीमत पर, जब कीमत जो है वो कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर हमें सिग्नल मिलता है, हमें मींस कंज्यूमर्स को, कि हम ज़्यादा खरीदेंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, दिस वन ग्राफ में देखें, ये देखें P1 प्राइस सिग्नल दे रही है डिमांडर्स को कि ज़्यादा खरीदो, तो वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। सेलर को सिग्नल दे रही है नहीं नहीं बहुत कम कीमत है, कम बेचो, तो वो कम बेचते हैं, इतना बेचते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना, ये इतनी सप्लाई आती है इसके ऊपर, इतनी यहाँ पे डिमांड है आपके सामने, इस पे सप्लाई इतनी है, डिमांड कितनी है, इतनी है। तो एक गैप है कि आपके सामने कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस पे अगर हम एक देखें ना कि P1 पे सप्लाई QS है, P1 पर डिमांड QD है, तो ये एक इस कम कीमत पे यहाँ पर रैशनिंग क्या है कि बायर्स एलोकेट करते हैं कि यार ये यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, सस्ती है ये, तो उनको मिलती नहीं है। बहरहाल मिलती क्यों नहीं है, क्योंकि सेलर कहते हैं नहीं हम तो इस P1 कीमत पर हम तो इतना ही बेचेंगे, यहाँ तक बेचेंगे। तो अब लेकिन बायर तो इस कीमत पे कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, इतना मिल जाए, यहाँ तक मिल जाए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बायर बायर कहते हैं हमें मिल जाए इतनी क्वांटिटी, लेकिन सेलर कहते हैं नहीं हम तो आपको इतना देंगे। तो क्या करते हैं, इसके नतीजे में ये होता है कि वो मार्केट को क्या करते हैं, इसके नतीजे में कीमतें क्या होती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपके सामने ये कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी, चीज़ शॉर्ट हो जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, है ना। ये आपके सामने ये कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो एलोकेट कैसे करेंगे अपने इनकम को, तो अपनी इनकम को इधर से निकाल के किसी और तरफ चले जाएंगे, अपनी इनकम को एलोकेट करेंगे उन चीज़ों की तरफ जो सस्ती होंगी। तो इसमें नहीं खरीदेंगे वो, क्योंकि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, शॉर्टेज हो गई है, तो वो इसका सब्स्टिट्यूट तलाश करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना जी, कि क्योंकि वो ज़्यादा पे नहीं कर सकते इसके लिए, समझ गए बात। तो रैशनिंग या एलोकेटिंग का मतलब ये है कि दे हैव टू रिवाइज देयर एक्सपेंडिचर and they have to allocate their income to the cheaper good that may be the substitute of this particular commodity। तो वो आप उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि ठीक है, ये शॉर्टेज हो गई है इस चीज़ की, तो अब हमने चीज़ खरीदनी तो है, तो अपना पैसा हम कहाँ लगाएं जहाँ पर इसी तरह की चीज़ सस्ती कहीं से मिल जाए, तो वो ले लेंगे। तो एलोकेट करना शुरू कर देंगे आप लोग अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी इनकम को दूसरी चीज़ों की तरफ जो सस्ती। उसके बाद थर्ड वन इसके अंदर जनाब क्या है, थर्ड वन फंक्शन जो है वो है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग इंसेंटिव देना, रिवॉर्ड देना। आपको एक बात समझाई थी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और चारों के रिवॉर्ड्स भी समझाए थे मैंने आपको, यानी उनकी कीमतें। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेज। कैपिटल को क्या मिलता है,
इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो वो उनके रिवॉर्ड हैं, इंसेंटिव्स हैं। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये जौन सी मार्केट हो, ये तो ऊपर हम गुड्स मार्केट की बात करके हैं ना कि ये कोई गुड है, ये सारा हमने कहा ये गुड्स हैं, ये डिमांड भी किसी गुड की है, ये सप्लाई भी किसी गुड की है, ये सारा, ये जो सारी बातें की हमने, ये क्यू क्या है, ये क्यू ऑफ एनी कमोडिटी है। तो यही चीज़ अगर हम फैक्टर मार्केट में ले जाएं, फैक्टर मार्केट मींस लैंड मार्केट, लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, एंटरप्राइज मार्केट, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स अपने रिसोर्सेज उन मार्केट्स में लेके जाएंगी जहां पर क्या है, शॉर्टेज है। समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कीमतें अब ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। तो जब कीमतें ऊपर जाएंगी तो वो उनको बेनिफिट है, सेलर को बेनिफिट तो उसी सूरत में है ना जब प्राइस ज़्यादा मिले उसको, तो रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। तो वो क्या करेंगे, वो उन मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे जहां पर कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा है और उनकी जो है वो आगे बातें आपको। तो यहाँ तक स्टोरी है रिवॉर्डिंग इंसेंटिव की। तो मैं दोबारा बता दूं, प्राइस सिग्नल भी देती है, प्राइस रैशनिंग भी करती है, प्राइस रिवॉर्ड भी करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नलिंग में वो बायर्स और सेलर्स दोनों को सिग्नल भेजती है और वो अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। रैशनिंग में वो एलोकेटिंग करती है कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को भी। मैंने कंज्यूमर्स के हवाले से बताया आपको पहले कि कंज्यूमर्स को वो कहती है कि कीमत ज़्यादा हो गई है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट तलाश करके किसी और मार्केट में चले जाएं। रिवॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें सेलर्स को वो बताती है कि जहाँ पर कीमत ज़्यादा है वहाँ पर आप चले जाएं अपने रिसोर्सेज को लेके और उस चीज़ को प्रोवाइड करें, तो उनमें उसको इंसेंटिव ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है। जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी सप्लाई उधर ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ें सारी हो गई। अच्छा, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया, इसकी मज़ीद डिटेल आप वहाँ से पढ़िएगा। मज़ीद अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो मेरे पास है वो है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस इट्स वेरी गुड टॉपिक। ये आप पढ़ेंगे तो इसमें मज़ा आता है आपको। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें पहला जो एनालिसिस है फॉर 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 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या गुड्स के लिए है, और दूसरा जो हम एनालिसिस इसमें कर रहे हैं वो है फॉर सब्स्टिट्यूट्स। फॉर सब्स्टिट्यूट्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये दो हैं, दोनों में हम एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कैसे करना है वो, इसमें इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल एक है, वन एग्जाम्पल, और इसमें हैं टू एग्जाम्पल्स। तो दोनों कर लेते हैं, ये तीन तीन हो जाएंगी टोटल। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको पता है कि इनको जॉइंट गुड्स भी कहते हैं। अब इनके लिए देखते हैं क्या होता है। फर्ज करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, फ्यूल एंड यूज्ड व्हीकल। तो ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं ना, व्हीकल और फ्यूल इकट्ठे यूज होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये एग्जांपल, ठीक है ना जी, फॉर एग्जांपल। अब इनकी मार्केट पे फैक्ट्स देखते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, ये है Q, ये है P, और ये डिमांड, और ये क्या है, सप्लाई। तो ये फ़र्ज़ कर लें फ्यूल मार्केट बन गई है ना। क्यों भला? क्योंकि इसमें फ्यूल की सप्लाई और फ्यूल की डिमांड आ गई, तो ये फ्यूल मार्केट। इसी तरीके से एक और मार्केट बनाते हैं, जैसे ये है यूज्ड व्हीकल मार्केट, ठीक है जी, सॉरी, यूज्ड 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 व्हीकल मार्केट जब भी आती है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों आती हैं। तो ये फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, ये यूज्ड व्हीकल का सप्लाई कर्व है, और ये यूज्ड व्हीकल का डिमांड कर्व है। और फ़र्ज़ करें, सॉरी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ और ये प्राइस आ गई, ठीक है जी, ये क्या आ गई, प्राइस। इसको आपने P कह दिया, और ये कोई क्वांटिटी इसकी आ गई, ठीक हो गया, इसको आपने Q कह दिया, ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर फ्यूल मार्केट में फ्यूल की ये सप्लाई है, ये फ्यूल की डिमांड है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम E1, और ये इसकी कीमत P, और ये इसकी क्वांटिटी Q। ये नोटेशन कोई भी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है जी कहानी। अब ये है कि दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम है, कोई इस तक तो मसला नहीं है हमें, दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम मौजूद है। अब क्या होता है, अब ये इन पे इफेक्ट्स देखते हैं। ये फ्यूल मार्केट इक्विलिब्रियम है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे यूज्ड व्हीकल मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब हम इन पे इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी मार्केट में किसी भी डिमांड चेंज हो सकती है, सप्लाई चेंज हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। फर्ज ये करते हैं कि फ्यूल की सप्लाई जो है वो कम हो गई। फ्यूल की जब सप्लाई कम होगी, इफ, है ना, अगर अगर फ्यूल की सप्लाई कम हो जाए, इफ सप्लाई ऑफ फ्यूल फॉल्स, तो क्या होगा, सप्लाई कर्व जो होगा, सप्लाई कर्व ऑफ
फ्यूल शिफ्ट करेगा, शिफ्ट किधर भला, लेफ्टवर्ड। तो ये सप्लाई कर्व को आप शिफ्ट कीजिए। तो जब आप सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये आपके पास सप्लाई कर्व इसके पैरेलल आपने शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, ये S1 कह दीजिए इसको, S1। अब देखें तो सप्लाई क्या हुई है, फॉल हुई है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है और शिफ्ट होके एस से किधर चला गया है, S1 पे चला गया। अब जाहिर सी बात है कि न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, न्यू इक्विलिब्रियम E2 पे होगा। E2 पे जो ये न्यू इक्विलिब्रियम है, उसके नतीजे में जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है वो ये है। ठीक है जी, और इसको आप Q1 कह दीजिए। ये शो कर रहा है कि सप्लाई कम हो गई और इसके नतीजे में कीमतें क्या हो गई, कीमतें जनाब बढ़ गई हैं और वो आपके सामने P से P1 हो गई हैं। क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, क्वांटिटी कम हो गई, ये आपके सामने है। समझ आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई अगर कम होगी तो सप्लाई के कम होने से प्राइस जो है, प्राइस ऑफ फ्यूल पे क्या फ़र्क पड़ा, वो बढ़ गई, प्राइस ऑफ फ्यूल बढ़ गई। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि फ्यूल और जो यूज्ड व्हीकल है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आप ज़रा सोच के बताइए कि अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए, फ्यूल की कीमत में इजाफा हो जाए, तो आप व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, यूज्ड व्हीकल है, आप उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी आप व्हीकल ज़्यादा यूज़ करेंगे या कम करेंगे, बताइए। पेट्रोल महंगा हो गया, फ्यूल की डिमांड, फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है, तो व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कार की, ट्रक की, बाइक की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है किसकी भला, डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि प्राइस किसी और चीज़ की है, प्राइस फ्यूल की है और डिमांड किसी और चीज़ की है, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है। और आपको मैंने बताया था कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नज़र आ रहा है आपको, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट के लिए क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, वो अभी हम वो भी पढ़ते हैं। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट नेगेटिव आ गया ना आपके पास, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है, नेगेटिव। अब इसका मतलब ये है कि डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल पे फ़र्क पड़ेगा और वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको ये यूज्ड व्हीकल की डिमांड को कम करना पड़ेगा। जब आप उसकी डिमांड को कम करेंगे तो डिमांड कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड। ये मैं डिमांड को शिफ्ट कर दिया, इसको भी नाम दे दें D1। अब आपके सामने ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड जो कम हो जाएगी तो वो डी से कहाँ चली जाएगी, D1 पे चली जाएगी। और अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, अब न्यू इक्विलिब्रियम E2 पे होगा। ये डिमांड फॉल किया है, ये न्यू इक्विलिब्रियम हुआ और प्राइस यहाँ पे आ गई, यानी प्राइस कम हो गई। और क्वांटिटी पे भी क्या फ़र्क पड़ा, क्वांटिटी भी पहले से कम होकर Q से Q1 पे चली गई। तो आपके सामने क्या नतीजा निकला कि डिमांड कम होने से व्हीकल की
प्राइस जो है ऑफ व्हीकल, यूज्ड व्हीकल एक्चुअली, यहाँ पे सॉरी, यूज्ड यूज्ड व्हीकल, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्लियर होगी सारी कहानी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये सप्लाई ऑफ फ्यूल अगर कम हो जाए तो दोनों मार्केट्स की प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या दोनों मार्केट्स की सप्लाई और डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक इफ़ेक्ट सिर्फ हमने ये चेंज करके देखा, चेंज सिर्फ फ्यूल को किया है, और दोनों, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या जॉइंट गुड्स हैं, तो इफेक्ट्स दोनों तरफ गए हैं। अब आपका काम ये है कि आपने यहाँ पर मैंने यही दो डायग्राम पहले बनाने हैं, पहले मार्केट इक्विलिब्रियम करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर सप्लाई ऑफ फ्यूल को बढ़ा दे, राइज करना है, फिर बताना है क्या इफेक्ट हुआ। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने करके देखना है, मुझे फिर बताना है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करना शुरू कर देना इतने सारे। मैं एक जो है वो, कोई एक बंदा जो है ना वो सीआर साहब या जीआर दोनों बना के मुझे भेज दें, तो मैं इसको चेक करके आपको दोबारा भेज दूंगा कि हाँ ये ठीक है। फिर आप बाकी क्लास वालों को वो वाला पेज शेयर कर दीजिएगा कि हमने चेक करवा लिया। पूरी कौम ना मुझे भेजना शुरू कर दे, ठीक है ना जी। तो इतने सारे मैसेज में जवाब भी नहीं दे सकूँगा, तो ये करके देखना है आपने, ठीक है। सीआर और जीआर करें, बाद फिर मुझे भेजें, मैं उसको देखूँगा कि ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। ये आपने फॉल के बजाय क्या करके देखना है, राइज करके देखना है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल हमने कर ली, किसकी भला, ये वाली कर ली हमने, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है जी। और इसमें हमने ये वाला कर लिया है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। अब सब्स्टिट्यूट के लिए आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, दोनों करते हैं। ये हम इसमें एक एग्जांपल थी वो हमने कर ली, ये अब सब्स्टिट्यूट के लिए पढ़ते हैं। फॉर सब्स्टिट्यूट, आवाज़ सही आ रही है मेरा ख्याल है। वॉइस थोड़ी बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं भाई, वॉइस थोड़ी बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। अच्छा, अब हमने ये जो पहला कंप्लीट किया है, ये किसके लिए किया है भला, ये जनाब हमने किया है फॉर, ये पहला किया है हमने फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और जॉइंट गुड्स। अब हम दूसरा पढ़ते हैं फॉर सब्स्टिट्यूट्स, फॉर सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे का मुतबादल होती हैं। इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, इसमें जो एग्जांपल दी है उसने दो मार्केट्स कौन कौन सी लिए हैं। एक उसने लिया न्यू व्हीकल, न्यू व्हीकल मार्केट, और दूसरा उसने लिया है यूज्ड व्हीकल मार्केट। ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए ना। न्यू, नया मोटरसाइकिल और पुराना मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ही रहेगा, मोटर बाइक ही रहेगा, तो एक दूसरे का मुतबादल है। तो दोनों न्यू व्हीकल और यूज्ड व्हीकल एक दूसरे का मुतबादल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, व्हीकल है। तो ये सब्स्टिट्यूट है। इन दोनों की पहले मार्केट मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं। इन इन दोनों का पहले मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं। जैसे सबसे पहले एक डायग्राम ये बनाते हैं, पहले मार्केट इक्विलिब्रियम करना है सबसे पहले, इफेक्ट्स बाद में पढ़ने। और ये आपके सामने इसकी डिमांड कर्व
और ये सप्लाई कर्व आ गया आपके पास। ये यहाँ पर E1 पर मार्केट इक्विलिब्रियम, ये आपके पास पी प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस को पी कह दिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्यू कह दिया। और ये है न्यू व्हीकल मार्केट। ठीक हो गया जनाब। और यहाँ पर एक और मार्केट बना लेते हैं यहाँ पे। और ये है डिमांड एंड दिस वन इज सप्लाई कर्व। ये आपके सामने यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ, ये आपके पास प्राइस आ गई इस मार्केट की, ये जनाब क्वांटिटी आ गई। और ये क्या है, ये यूज्ड व्हीकल, यूज्ड यूज्ड व्हीकल मार्केट। चलें, दोनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन मौजूद है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, इफेक्ट अभी हम देखते हैं क्या होता है, कोई भी इफेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर कॉस्ट जो है वो नई व्हीकल की बढ़ जाती है, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन increases in new vehicle मार्केट। न्यू व्हीकल मार्केट की में व्हीकल बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है। व्हीकल मीन्स कोई भी गाड़ी, बाइक, कुछ भी व्हीकल का मतलब गाड़ी, बाइक, जो भी कहना। तो वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट कॉस्ट आपको पता है कि अदर फैक्टर है, प्राइस नहीं है, अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर्स की वजह से हमेशा शिफ्टिंग होती है। तो सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, यानी सप्लाई ऑफ न्यू व्हीकल क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो सप्लाई ऑफ न्यू व्हीकल कम होगी तो दैट इज कॉल्ड फॉल इन इन फॉल इन सप्लाई ऑफ न्यू व्हीकल। तो फॉल जब आप करेंगे तो सप्लाई कर्व क्या करेगा, सप्लाई कर्व ऑफ न्यू व्हीकल शिफ्ट्स शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड और इनवर्ड। और वो एस एस से किधर क्या बन जाएगा, S1 हो जाएगा। ये आपने अभी करके दिखा देना। तो सप्लाई कम हुई और सप्लाई के कम होने से सप्लाई कर्व शिफ्ट करके एस वन हुआ। और अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। और इसका इफेक्ट कीमत पे क्या पड़ा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई P1, कीमत बढ़ गई पहले से। और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई आपके पास, वो आ गई Q1, ये फर्क पड़ा। और ये एरो बता रहा है कि सप्लाई फॉल कर गई। समझ आ गई। तो इसका नतीजा क्या निकला, इसका ये नतीजा निकला कि सप्लाई जो है वो कम हुई। और प्राइसिस पे क्या फर्क पड़ा, प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल पे क्या फर्क पड़ा, प्राइस ऑफ न्यू, सॉरी, नॉट वर्किंग।
प्राइस, ये लिख नहीं रहा, एक सेकंड। तो आपके सामने है, प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल क्या हो गई है, वो बढ़ गई। ये आपके सामने प्राइस बढ़ गई, ये बेसमेंट प्राइस बढ़ गई। अब आप बताइए कि ये सारा जो सिचुएशन हुई है, इसके नतीजे में रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब आप बताइए कि ये जो प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल है, प्राइसेस ऑफ न्यू व्हीकल ज़्यादा हो गई है। अब इसका इफेक्ट किस पे जाएगा भला? इसका इफेक्ट जाएगा यूज्ड व्हीकल की मार्केट के ऊपर। तो आप बताइए कि इसके नतीजे में यूज्ड व्हीकल की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब नई गाड़ियां महंगी हो जाएंगी तो डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? नई गाड़ियां तो महंगी हो गई हैं, प्राइसेस ऑफ न्यू व्हीकल बढ़ गई है, तो पुरानी गाड़ियों की डिमांड में क्या हो जाएगा? इजाफा। समझ गए? ये देखें, ये भी आपके सामने है। ये मैं यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल तो ये देखें, ये क्या है? प्राइस किसी और चीज़ की है और डिमांड किसी और चीज़ की है। ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट, दिस इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। और ये दोनों दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट हैं, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। मेरी बात समझ गए? अब जब ये डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल जो है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल क्या हो रही है? बढ़ेगी। तो डिमांड कर्व इधर क्या करेगा? डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट करेगा किसका भला? यूज्ड व्हीकल का, डी वन। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? ई टू पे। और रिजल्टेंटली इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ये देखें, डिमांड बढ़ी और इधर इसकी क्वांटिटी Q1 पे चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली ये हुआ कि यूज्ड व्हीकल की जब डिमांड बढ़ेगी तो यूज्ड व्हीकल की डिमांड बढ़ने से प्राइस ऑफ यूज्ड व्हीकल भी क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। ये डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट है, प्राइस का डिमांड पे नहीं है। डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो दिस वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ये हमने एक कर ली। अब ये है कि इसमें मैंने आपसे कहा था कि दो एग्जांपल्स करनी है सब्स्टिट्यूट में। एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको करा दी। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें हम क्या लिया हुआ है आपकी बुक के अंदर? वहाँ लिया है फिर सब्स्टिट्यूट ही है, फिर दोबारा क्या है? सब्स्टिट्यूट ही है। और अब क्या लिया है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूज्ड व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? ये मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट और यूज्ड व्हीकल मार्केट। अच्छा, एक काम और करना है आपने। ये जो पिछली एग्जांपल थी ना, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया था? बढ़ाया था। आपने ये करना है, सी आर और जी आर साहबा, आपने कम करके फिर मुझे बताना है कि क्या फ़र्क पड़ा। प्राइस कॉस्ट को कम करना है, फिर इस पे यानी न्यू व्हीकल मार्केट पे फैक्ट्स दिखाने हैं और यूज व्हीकल मार्केट पे फैक्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, ये भी करके देखें। अच्छा, सबसे पहले हम इनकी मार्केट्स बना लें, इक्विलिब्रियम कर लें। तो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है E1। ये प्राइस आ गई P, ये क्वांटिटी आ गई जनाब Q।
और इसको आप कह लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट। जैसे आपके शहर में भी ये चलती है मेट्रो, है ना। मुल्तान में भी चलती है, पिंडी में भी चलती है, लाहौर में भी चलती है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पेशावर में भी अब BRT चलती है। तो वो ये सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट है। वैसे पब्लिक का मतलब उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में करें तो अवाम है, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है सरकारी, गवर्नमेंट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होगी जो आपकी अपनी गाड़ी है। तो पब्लिक का मतलब सरकारी है। ये ज़रा ध्यान में रखें। जैसे कहते हैं ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये सरकारी है, गवर्नमेंट की। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स में याद रखना। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रेन जो है वो आपकी तो नहीं है ना, आप कहें चलें ट्रेन निकालें, चलें ज़रा लाहौर, ऐसा नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस तरह डेवो जो है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इधर क्या करना है, इधर यूज्ड व्हीकल है। तो यूज्ड व्हीकल मार्केट, यहाँ पे वो बना देते हैं। तो ये क्या है, सप्लाई कर्व है, एंड दिस इज डिमांड कर्व। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम, E1, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट ये है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में इजाफा हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में इजाफा हो जाए तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। तो मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल। जैसे पेशावर में अब वो चलना शुरू हो गई है, कुछ स्टूडेंट पेशावर से भी होंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गई ना आपके पास, तो इससे सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई पे जब बढ़ेगी तो सप्लाई किधर शिफ्ट होती है, राइट वर्ड, ठीक है। इसको S1 कह दीजिए। जब मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी तो सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व क्या करेगा, सप्लाई कर्व ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो राइज करेगी। राइज का मतलब ये है कि, सॉरी, राइज करेगी और शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व होगा, सप्लाई कर्व राइट वर्ड, या आउटवर्ड भी कहते हैं इसको। और वो क्या हो जाएगा, S से S1 हो जाएगा। तो ये आपके सामने है। अब ये इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे, E1, ये सप्लाई बढ़ना आपने एरो से शो कर दिया। इससे फर्क क्या पड़ा, कीमत कहाँ पे आ गई, कीमत P से P1 पे आ गई, क्वांटिटी Q से Q1 पे आ गई, ये फर्क पड़ा। तो ऑटोमेटिकली जब ये होगा तो ऑफ प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो क्या हो जाएगी, कम। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत कम हो जाती है तो आप बताएं, आपको पता चले कि